फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और अपनी AIB 19 की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम जो है AIB 18 एंड AIB 17 का सॉल्व पेपर आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने शुरुआत की है। आज AIB 16 का पेपर हम आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। जैसे मैंने AIB 17 जब कराया था तो तब बताया था कि काफ़ी क्वेश्चंस जो 17 में आए हुए थे वो रिपीट हुए थे 18 के अंदर। तो जो आप देखेंगे लगातार जो है 2013 से लेकर 18 तक के जब आपको सारे एग्ज़ाम्स कराएंगे तो आप देखेंगे कि कितना क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं वहाँ पर। और रिपीट के साथ साथ देखिए हमें कम से कम जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि आखिर कहाँ से क्वेश्चन बनता है, केसेस से किस टाइप से बनता है, सेक्शन बेस कितना बनता है, तो उसी से अंदाज़ा लगता है। देखिए अगर हम अपनी कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो पुराने प्रीवियस ईयर के जो MCQs वगैरह उन्हीं के ग्राउंड्स पर करते हैं। अगर हम किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम्स की मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं तो भी प्रीवियस ईयर के पेपर ही सॉल्व करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो में हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा के तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाहों के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा इससे संबंधित। किसी भी पक्ष को अनुमति नहीं देता, उस पक्ष को अनुमति नहीं देता जिसके खिलाफ किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए, और किसी भी पक्ष से संबंधित किसी व्यक्ति को उसकी अनुमति देता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा देखिए इसका C, पहले वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध है, यानी कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो है अगर उसके अंतर्गत कोई अपराध किया जाएगा तो इस किस प्रकृति का होगा, तो यह अपराध के संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा, इनके कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल माना जाएगा। जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है वो किस प्रकार का है देखिए, तो वह जो आता है यह आपका आता है अर्धन्यायिक के अंतर्गत, यानी कि क्वासी जुडिशियल। ध्यान रखिएगा जो मीडिएशन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है वो क्वासी जुडिशियल की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तदर्थ मध्यस्थता एड होक आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या है, यानी कि व्हाट इज एड होक आर्बिट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है, यह एक कार्यवाही है जो केवल उस विशिष्ट मामले के लिए बनाए गए नियमों के साथ पक्ष स्वयं ही करती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि कानून और नियमों सहित मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में पक्षकार स्वयं अपनी व्यवस्था करते हैं। और C कह रहा है कि मध्यस्थता की मोहर, भाषा एवं दायरे और मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से हल किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा D वाला, यानी कि जो तीनों आपने चीज़ें पढ़ी हैं ये एड होक का क्या है मीनिंग है, इनके इनका मतलब एड होक से ही है, आर्बिट्रेशन, एड होक आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि CPC के कौन से सेक्शन के अंतर्गत जो है मीन्स प्रॉफिट को डिफाइन किया गया है। तो आप लोग जानते हैं मीन्स प्रॉफिट को जो है CPC के सेक्शन 212 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्गीकृत जो अनुमान होते हैं प्रिंजप्शन वो कितने हैं, इनके कोर्ट ने प्रिंजप्शन को कितने काइंड से मतलब क्लासिफाइड किया है। तो पहला कह रहा है तत्वों का अनुमान या अनुमेय अनुमान। ठीक है, यानी कि परमिशिव प्रिंजप्शन और प्रिंजप्शन ऑफ फैक्ट दो प्रकार की। दूसरा कह रहे हैं कि सम्मोहक अनुमान, कंपलिंग प्रिंजप्शन और प्रिंजप्शन ऑफ लॉ। तीसरा कह रहे हैं कानून की अटल अनुमान या निर्णायक अनुमान, इरिब्यूटेबल प्रिंजप्शन ऑफ लॉ और कंक्लूसिव प्रिंजप्शन। तो ध्यान रखिएगा ऑल ऑफ देम, यानी कि यहाँ पर ये उपरोक्त जो है सारे सही हैं, सारे ही जो है क्लासिफाइड प्रिंजप्शन किए हैं कोर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस से रिलेटेड, जिसमें केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में कहा है कि किससे संबंधित महत्वपूर्ण जजमेंट था, व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो राइट टू हियरिंग का केस है, ध्यान रखिएगा सुनवाई का अधिकार इसमें जो
महत्वपूर्ण डिसीजन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एडवोकेट एक्ट से कब लागू हुआ। एडवोकेट एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन, तो ये आपका 19 मई 1961 से एनफोर्स में आया। ध्यान रखिएगा 19 मई 1961 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई, जब वो अपना ड्यूरिंग परफॉर्मेंस कर रहा था, मतलब जब वो अपने कर्तव्य पालन में था, तो उसी दौरान उसकी जो है बस दुर्घटना में मौत हो गई। उसके परिवार के सदस्य मुआवजे का दावा जो है किसके अंतर्गत कर सकते हैं, मोटर वाहन यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट के, या कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, या फिर दोनों के तहत। तो ध्यान रखिएगा ए या बी दोनों में से किसी एक के तहत ही कर सकते हैं, दोनों में एक साथ नहीं कर सकते। राइट ऑप्शन होगा इसका डी वाला। नेक्स्ट है बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच जो है उसका एक उदाहरण बताइए। कास्टिंग काउच से मतलब किन चीज़ों से है, तो यहाँ देखिए कास्टिंग काउच का जो मतलब है वो सेक्सुअल हरेसमेंट जैसे मैटर से होता है, ध्यान रखिएगा। राइट ऑप्शन बी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग मोटर कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो, या कितने ड्राइवर्स यात्री और ड्राइवर सहित जो चीज़ें बनाई जाएंगी वो कैब शब्द के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आएगा राइट ऑप्शन डी वाला, 6 यात्री चालक को छोड़कर, यानी कि चालक अलग होगा, 6 यात्रियों की मिला जुलाकर कितने हो गए, 7 हो गए। ये मोटर कैब जिसमें इतने लोग जो है यात्रा कर सकते हैं, इतने लोगों की यात्रा के लिए जिसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है द नेशनल यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग जो है कितने मेंबर से मिलकर बनता है। तो जो नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है यह है जिसमें जो है कितने मेंबर होते हैं, राइट ऑप्शन है बी वाला, 5 सदस्यों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा निम्नलिखित में से कौन सी धारा रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस की राशि से संबंधित बात करती है। तो जब हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 23 देखेंगे तो उसमें जो है रख रखाव की राशि यानी कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के संबंध में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य का अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया था। यानी कि अगर हम देखिए आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत देखिए स्वास्थ्य का अधिकार भी है। व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी तो अपने जीवन को एंजॉय कर पाएगा। तो सबसे पहले उन परिस्थितियों को जो मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी होती हैं उनके विस्तार के संबंध में सबसे पहले जो गौर की थी प्रकाश डाला था तो केस का नाम था रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए वाला क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है देखिए बेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है। यानी कि जो आप यहाँ पर 4 ऑप्शन देख रहे हो जो बेसल का कन्वेक्शन हुआ था वो इनमें से किसी एक से जो है संबंधित है, एसोसिएटेड है। तो देखिए यहाँ वन्य जीवों और वनस्पतियों की जो लुप्तप्राय प्रजातियाँ होती हैं एंडेंजर्ड जो स्पाइसेस होती हैं उनसे संबंधित, या फिर क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से संबंधित, या खतरनाक कचरे, ठीक है, यानी कि हार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल यानी कि जो खतरनाक कचरा है और उसके निपटान की सीमा पार आवाजाही का नियंत्रण। तो बेसल कन्वेंशन में ये वाली चीज़ें खतरनाक कचरे को लेकर के बात की गई थी और उसके निपटान की सीमा पार आवाजाही का नियंत्रण। 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा साइबर क्राइम से कि साइबर क्राइम का जो नेचर है वो किस प्रकार का है। देखिए जो साइबर अपराध होते हैं तो क्या साइबर अपराधों को जो है जो साइबर क्राइम है उनको कहीं पर स्पष्ट किया गया है, तो बिल्कुल नहीं, समय के साथ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो जो साइबर क्राइम होते हैं उनका नेचर जो है अस्पष्ट होता है, इंटेंजिबल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इंटेंजिबल इसको बोलेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का क्या अर्थ है। तो भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय। बी कह रहे हैं कि भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार के अंतर्गत स्थापित नहीं है, या फिर भारत में स्थित एक न्यायालय विदेशी कानून लागू कर सकता है। तो देखिए ये इसका राइट ऑप्शन है बी वाला 25 के अंतर्गत जो है विदेशी न्यायालय के संबंध में बात की गई सीपीसी में। भारत के बाहर स्थित वो न्यायालय यानी कि भारत के बाहर स्थित है और साथ ही जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसकी
अधिकार के अंतर्गत भी स्थापित नहीं है। नेक्स्ट रहेगा जो जनहित याचिकाएं हैं, यानी कि जो PIL हैं, उनकी प्रक्रिया के दुरुपयोग का क्या मतलब है, यानी कि कब कहा जाएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो प्रोसीजर है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला कह रहे हैं कि निजी हित की सुरक्षा के लिए अगर जनहित याचिका दायर करने लग जाए, क्योंकि जनहित याचिका का मतलब किसी की निजी सुरक्षा का, प्राइवेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करना नहीं है। अगर इसका अप्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर की जाए, मतलब जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर आपने PIL दायर की है उसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नज़र आ नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है केवल प्रचार के लिए जनहित याचिकाएं दायर करना। तो अगर हम इन तीनों को देखें तो यहाँ पर ये तीनों ही PIL की जो प्रोसीजर्स है उसकी मिसयूज़ करने के समय बात की गई। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि प्रक्रियात्मक अधिकारातीत से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मेंट बाय प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस, यानी कि अधिकारातीत जो कैसा है, प्रोसीजर है। नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन न करना, यानी कि जो अथॉरिटी नियम बना रही हैं वो जो प्रोसीजरल मानदंड होते हैं, जो प्रोसीजरल नॉर्म्स होते हैं, उनका पालन अगर नहीं करते, यह नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा सभी का पालन न करने के कारण नियम को अधिकारहीन बना सकता है और इसलिए शून्य हो जाता है। इसका तात्पर्य कि कानून की प्रक्रिया में कमी। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन है इसका डी वाला, यानी कि नियम बनाने वाली जो अथॉरिटी है जब उसके प्रोसेसर नॉर्म्स का पालन नहीं करती या फिर रूल बनाने वाले अथॉरिटी द्वारा सभी का पालन न करने के कारण, क्योंकि सभी नियमों का पालन नहीं कर रहे जिसके कारण वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रिट से जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेन आएगा सर्टियोरी रिट, ठीक है। रिकॉर्ड के सामने कानून, अगर कानून में स्पष्ट त्रुटि होगी तो वो कौन सा होगा, सर्टियोरी माना जाएगा। रिट के अंतर्गत वो रेमेडी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है CPC से। इसने पूछा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान, यहाँ पर हमको लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो क्या सेक्शन 5 में रेवेन्यू कोड के संबंध में प्रावधान किया गया, तो बिल्कुल किया गया। देखिए सेक्शन 7 जो है वो आपका प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोड की बात करता है, तो बिल्कुल करता है। सेक्शन 9 न्यायालयों के आर्थिक क्षेत्राधिकार, सेक्शन 8 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये आप समझ सकते हैं कि 9 यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही मिला नहीं है, क्योंकि 9 में जो है आर्थिक क्षेत्राधिकार की बात नहीं की गई, सेक्शन 6 के अंतर्गत की गई है। सेक्शन 9 तो ये बात करता है कि कौन से सूट जो सिविल प्रकृति के होंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SRA से कि विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे को अगर शीघ्र निस्तारण किया जाए तो उसके लिए कितनी समय सीमा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर SRA के अंतर्गत मुकदमे का क्या किया जाए, शीघ्र निस्तारण किया जाएगा, तो ऐसे संबंध में इन्होंने मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए ड्यूरेशन कितनी रखी है। तो बात की गई है SRA के अधीन अगर मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए जो सीमा अवधि है कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन होगा सी वाला, 12 महीने। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने कैद तक की सज़ा दे सकता है। देखिए इनको केवल पावर है कितने, 7 साल तक की सज़ा देने की। अगर हम बात करें सेक्शन CRPC की, तो उसमें आपके सेक्शन 29 के अंदर इनके पनिशमेंट की बात की गई है। और अगर हम बात करें BNSS की, तो वहाँ पर सेक्शन 23 में मजिस्ट्रेट के पनिशमेंट के संबंध में बात की गई है। देखिए जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो 7 साल से अधिक की पनिशमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPC से, एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो कस्टडी से भाग गया हो या फिर जिसकी गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया गया हो और जिसका अपराध मृत्यु दंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा देखिए B, धारा 216 IPC के अंतर्गत, ठीक है। देखिए BNS से रिलेटेड हम आप लोगों के लिए न्यू अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पर IPC को ध्यान में रखिए। जब आप लोगों के लिए BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 के लिए वीडियो बनाएं तो प्लीज़ उसे आखिर तक देखिएगा और साथ साथ हमारे वीडियोस को शेयर भी करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्र वाक्य एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मिंसिट रिया का मीनिंग क्या है। तो देखिए ये जो मैक्सिम है ये मोस्टली जो है हमारे
आईपीसी के अंदर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं होता। तो बिल्कुल जब तक मन में इंटेंशन गलत नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का सेक्शन 73 है, उसके अंतर्गत निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है? तो किस केस से संबंधित है? देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मेनली सेक्शन 73 से जो लीडिंग केस आता है वो आता है हेडले बनाम बैक्सनडेल का। ठीक है, हॉचेस्टर बनाम डेलाटूर का केस देखिए सेक्शन 39 से डिपेंड है। रॉबिन्सन बनाम डेविन्सन और डिकिंसन बनाम डेट्स के जो केसेस हैं ये मोस्टली हमारे सेक्शन 56 रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है सीपीसी से कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा किस ड्यूरेशन के अंदर जो विशिष्ट अचल संपत्ति है उसकी वसूली की जा सकती है। संपत्ति कैसी है? अचल, और कैसी है? मतलब विशिष्ट है। तो यहाँ पर देखिए 27 का राइट ऑप्शन होगा बी वाला, 6 महीने के अंदर। कुछ क्वेश्चन देखिए जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ड्यूरेशन को लेकर के हैं, इन चीज़ों को आप वन लाइनर में लिखते चले जाए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है LARR एक्ट के अधीन पुनर्सुधार और पुनर्वास के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन होगा डी वाला, कि इनके लिए कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जो है राज्य सरकार करेगी। सीआरपीसी का सेक्शन 109 आ गया यहाँ पर, जिसमें कहा गया है कि जो संदिग्ध व्यक्ति होता है, ठीक है, जो सस्पेक्टेड पर्सन है, उस व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिए भराया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ष आता है। ठीक है, कितना आएगा? 1 साल के एग्जीक्यूटिव में। और मजिस्ट्रेट कौन होगा? यहाँ पर देखिए मजिस्ट्रेट जो है वो होगा एग्जीक्यूटिव, 1 साल के लिए भरवाएगा उससे कि 1 साल तक का आपको जो है यहाँ पर बंद पत्र भरना चाहिए। ठीक है, ये ड्यूरेशन देखिए, अगर हम देखें 107, 8, 9 में 1 ईयर है, और अगर हम देखें 106 और 110 के अंदर जो है 3 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 को लेकर मेंटेनेंस के संबंध में इन्होंने कहा है कि सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान जा सकने वाली 500 रुपये की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया था। तो कब हटाया गया था इसको? तो देखिए मेन संशोधन था 2001 का। नेक्स्ट है जो वीपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? तो अभी हमने आपको बता ही दिया इसका मीनिंग। देखिए 31 का वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 जो बात करता है स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होते हैं, यानी कि जो स्वास्थ्य, हेल्थ और एजुकेशन जो केसेस हैं वो किस पर लागू होंगे? सीज। तो ये आपके लागू होते हैं सभी निर्धारित पर। ठीक है, जितनी भी निर्धारित ही होंगी चीज़ें उन पर ये लागू होंगे। इसका राइट ऑप्शन होगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविदात्मक दायित्व बनता है, तो संविदात्मक दायित्व कहाँ पर बनेगा? जहाँ पर सिर्फ प्रस्ताव और स्वीकृति हो, विधिक संबंध बनाने का इंटेंशन हो। जहाँ पर पार्टीज के बीच देखो लीगल रिलेशन बनाने के इंटेंशन होते हैं, वहीं पर संविदात्मक दायित्व बनेंगे। जहाँ पर विधिक संबंध नहीं है वहाँ पर संविदात्मक दायित्व नहीं बनने वाले। नेक्स्ट है क्वेश्चन सीआरपीसी के सेक्शन 10 के प्रावधान है, यानी कि सीपीसी की धारा 10 में क्या चीज़ें दी हुई हैं? तो देखिए सीपीसी के सेक्शन 10 के जो प्रावधान हैं मेनली वो किस प्रकार के प्रावधान हैं? अनिवार्य हैं, मैंडेटरी हैं। राइट ऑप्शन होगा इसका बी वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, अगर पहले से कोई मामला पेंडिंग में पड़ा है उसको लेकर आप दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर इन्हें निर्देशात्मक बना दिया जाता, डायरेक्टरी बना दिया जाता, तो ये मेनली लोगों पर बाउंड नहीं होते और बहुत सारे केसेस का जो है पेंडिंग कोर्ट के अंदर हो जाते। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है वो धारा 11 के चौथे स्पष्टीकरण से रिलेटेड है। सॉरी एवरीवन, यानी कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा धारा 11 के चौथे स्पष्टीकरण से संबंधित है, जिसमें कहा गया है मेनली कि अगर वादी या फिर जो प्रतिवादी है, वादी प्रतिवादी के अगेंस्ट या फिर प्रतिवादी अपने बचाव में किन्हीं चीज़ों को जो है छोड़ देता है ड्यूरिंग सूट, तो बाद में उन्हीं चीज़ों के लिए वो नया सूट फाइल नहीं कर सकता। न्यायालय यह मानेगा कि उसने उन चीज़ों को वहीं पर शामिल
कर लिया था, कंस्ट्रक्टिव कर लेगा उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, दिल्ली हाई कोर्ट की प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया था, तो इसके लिए कौन सा केस था? ठीक है, तो सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन का केस था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मीडिएशन से मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 37 करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला, कि मध्यस्थता का जो संदर्भ है, रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन, ठीक है, इसका संदर्भ जो है, यानी कि मीडिएशन का जो संदर्भ है, यानी कि आर्बिट्रेशन का जो संदर्भ है, वो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के सेक्शन 8 के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण जो है भौतिक होगा? जीवन का परिवर्तन, न्याय की चोरी, डर, कांपना, उपरोक्त सभी। तो सारी चीज़ें जो है किस प्रकार का है, व्यक्ति का एक भौतिक आचरण की कैटेगरी में आता है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 की, तो वहाँ पर निवास की जो स्वतंत्रता है वो किसके अंतर्गत दी गई है? देखिए, निवास की स्वतंत्रता। तो अगर हम बात करें, निवास की स्वतंत्रता जो है हमारी दी हुई है ई के अंदर, ठीक है, यानी कि धारा 19 की क्लॉज 1 के ई के अंदर दी हुई है, ठीक है, क्योंकि सी में देखो आपके सम्मेलन की है, डी में निवास करने की है, ठीक है, और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, देखिए निवास की स्वतंत्रता, यानी कि डी में भ्रमण की स्वतंत्रता है, और भ्रमण के बाद हम क्या करेंगे भाई, कहीं घूमने जाते थक जाएंगे तो निवास करेंगे ना, तो उसके बाद ई में जो है निवास की आ जाती है, ठीक है, एफ प्रॉपर्टी का रिपील कर दिया गया था, और जी में जो है आजीविका कमाने की आ जाती है। नेक्स्ट पूछा गया है, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया है? किसको परिभाषित किया गया? सेक्शन 40 के अंदर क्या बात कर रहे हैं? एडमिशन को। प्रवेश से इनका मतलब है, देखिए स्वीकृति, एडमिशनिंग, जिसमें एडमिशन है तो उन्होंने यहाँ पर प्रवेश कर दिया है, तो स्वीकृति को कहाँ पर परिभाषित किया गया? सेक्शन 17 में 1872 की यहाँ पर बात की गई है। बट अगर हम बात करें 2023 की, तो सेक्शन 15 में स्वीकृति के बारे में प्रावधान किया गया है। बिल्कुल हम आप सभी के लिए तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज की वीडियो बनाकर लाएंगे, ठीक है, तो आखिर तक उन वीडियो को देखिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको फिर न्यू BNS, BSA और BNSS की MCQs वीडियोज़ का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल पर दी हुई सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि जांच अधिकारी जो है उसको जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो ऐसा कहा गया कर्नाटक राज्य बनाम यारप्पा रेड्डी के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, यदि कोई पक्ष जिसने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त की है बट उसने जो है संशोधन नहीं किया, कितने ड्यूरेशन के अंदर जो है कोर्ट कितने टाइम तक की अनुमति देगा? तो यह देगा, देखिए केवल 14 दिन की। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी वाला, 14 दिन तक आपको जो है ऐसा करना होगा। अगर हम देखें और CPC का ऑर्डर 6 का रूल 16, तो उसमें इसके संबंध में बात की गई है कि भाई अगर आपको संशोधन की अनुमति दी हुई है तो आपको 3 दिन के अंदर संशोधन करना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 43, जो एडवोकेट्स हैं उनके मिसकंडक्ट के लिए जो पनिशमेंट है वो एडवोकेट एक्ट 1961 के कौन से सेक्शन के अंतर्गत दी जाती है? तो सेक्शन 35 आता है। अभी पहले क्वेश्चन जो है वो इसके कमेंसमेंट डेट को लेकर के आया था। नेक्स्ट है, पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवर के खिलाफ, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके खिलाफ IPC के किस सेक्शन के अंतर्गत जो है आरोप लगाया जाता है? तो 304A था ये, बट ये हमारे BNS में 106 के अंतर्गत हो गया है, जिसमें पनिशमेंट भी जो है बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है, AB के आधिकारिक कार्यों में A के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक B को रिश्वत की पेशकश करता है, B रिश्वत स्वीकार करता है। यानी कि B कौन है यहाँ पर? पब्लिक सर्वेंट है। A क्या करेगा, अगर वो उसके काम कर देगा जल्दी से तो उसको क्या देगा? बारबरी देगा, रिश्वत देगा। तो यहाँ पर उसने IPC की सेक्शन के अंतर्गत जो है अपराध किया, अगर उसने रिश्वत को जो है स्वीकार कर लिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक के सेक्शंस को देखें तो ये मोस्टली यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन होगा इसका ए वाला 161 के अंतर्गत। बट यहाँ के जो सेक्शंस हैं हमारी IPC में, ये सारे सेक्शंस रिपील्ड कर दिए गए थे
क्यों रिपील कर दिए गए हैं? क्योंकि ये जो है मेनली करप्शन से संबंधित पोर्शन है, तो करप्शन वाले एरिया में इसको पहुंचा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है व्हेन परपेचुअल इंजंक्शन में बी ग्रांटेड, यानी कि जो स्थायी निषेधाज्ञा होती है वो कब दी जाएगी? तो जहां अभियोक्ता वादी के लिए संपत्ति का ट्रस्टी हो, जहां असली नुकसान का पता लगाने के लिए कोई नॉर्म नहीं है, या पैसे के मुआवजे से पर्याप्त राहत नहीं मिल रही है, ये सारे अगर ग्राउंड है तो परपेचुअल जो है इंजंक्शन पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस से रिलेटेड। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि एक वकील विधि के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करे, इसके दायित्व के अंतर्गत बाधित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है। यानी कि अगर जो पेशेवर ठीक है वो नैतिकता के सिद्धांत का, यानी कि जो एक पेशे के लिए जो एक मोरलिटी चाहिए उसके सिद्धांत का एक वकील उल्लंघन कर रहा है, तो ये क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार है। यहाँ तक कि मामूली कदाचार या उल्लंघन को भी नज़रअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के मूल आधार के विरुद्ध है। ऐसा किस केस में कहा गया था? बहुत लंबी स्टोरी, ध्यान रखिएगा। ऐसा जो है ओपी शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा राज्य हाई कोर्ट में कहा गया था। 2011 का ये देखिए केस है, जिसमें कहा था कि इस प्रकार से भी अगर आप अपने पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन करोगे तो ये क्या है? हमारी जस्टिस प्रणाली के अगेंस्ट है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कंपनी एक्ट 2013 की 2013 के सेक्शन 8 में निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, यानी कि दानशील उद्देश्य इत्यादि सहित कंपनियों का गठन। ये नई चीज़ें जो है 2013 के बाद जो है धारा 8 में की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रजिस्ट्रार्ड ऑफिस होते हैं उनका सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि जो द वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी फर्निश्ड टू द रजिस्टर विद इन ए पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कितनी ड्यूरेशन है इसके लिए? देखिए 30 दिन की अवधि यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट है साइबर कानून किससे संबंधित है? जो साइबर लॉज होते हैं उनका संबंध किससे? साइबर लॉज डील्स विद इंटरनेट से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं, या IPR हैं, या ई-कॉमर्स हैं, या उपरोक्त सभी। तो हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है? 50 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइबर कानून के अंतर्गत आती हैं। तो आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। राइट ऑप्शन होगा इसका डी वाला। बिल्कुल ये इंटरनेट से संबंधित जो भी गतिविधियां होंगी, IPR हैं या फिर ई-कॉमर्स हैं, इन सारे मैटर्स में किए गए जो ये सारे जो मैटर्स हैं, ये सब मैटर्स हमारे साइबर लॉ से संबंधित आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। रेल कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने पर मुआवजे का भुगतान किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ठीक है, तो अगर जो रेल कर्मचारी होते हैं तो रेल प्रशासन, तो मेनली देखिए अगर हम बात करें कर्मचारियों की, तो सभी कर्मचारियों को अगर उनके कामकाज के दौरान किसी प्रकार की इंजरी होती है तो मुआवजे का भुगतान जो है कर्मचारी क्षतिपूर्ति एक्ट के अंतर्गत ही किया जाता है। राइट ऑप्शन होगा इसका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 53। एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं कर सके, तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है? अपना ट्रेडमार्क यूज करती है। राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है मध्यस्थ और सुलह अधिनियम, आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट की कौन सा सेक्शन है जिसमें मध्यस्थ कार्यवाही के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है? तो वो हमारा सेक्शन है यहाँ पर देखिए 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRPC के सेक्शन बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? यानी कि जब ये पूछ रहे हैं कि CRPC में जो रेप विक्टिम होती है अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है रेप से रिलेटेड, तो उसको कौन वहाँ पर दर्ज करेगा? तो देखिए सीधी सी बात है, वो पूरी जानकारी महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी के द्वारा दर्ज की जाएगी। इस प्रकार का प्रोविजन जो है CRPC के सेक्शन 154 के अंतर्गत था। और अगर हम BNSS की बात करें तो 173 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान है। और अगर महिलाओं से संबंधित अपराध था उनकी जो जानकारी है, उनको जो दर्ज है वो महिला अधिकारी ही करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें बात की गई है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत, ठीक है,
समन मौखिक हो सकता है। कॉर्पोरेट संस्थाओं को समझदारी नहीं किया जा सकता। समन या तो पेश होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। जिस व्यक्ति के नाम समन जारी किया गया है उसके न मिलने की स्थिति में नौकरों को समन भेजा जा सकता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा इसका होगा सी वाला, कि समन या तो किसी व्यक्ति को पेश करने के लिए दिए जा रहे हैं या किसी वस्तु या दस्तावेज को पेश करने के लिए दे रहे हैं। बाकी इनमें से सारे ऑप्शन ये कौन से हैं, गलत हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य है या रक्षा सेवा में है या किसी सिविल पद पर है, अवकाश के दौरान उस पद को धारण करता है। ठीक है, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य है या रक्षा की सेवा में है या सिविल पद पर है, तो अवकाश के दौरान उस पद को धारण करता है। तो 57 का ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए मेनली बात है इसमें राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कि इनमें कोई भी एक जो है क्या होगा, गलत है। इसका किसी भी एक का ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत माना जाएगा। 1 मिनट एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं, सॉरी एवरीवन टाइम लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य। गलत कथन पूछने देखिए, पहला कह रहे हैं यह माना जाता है कि जो व्यक्ति धर्म से मुस्लिम, संथाल, ईसाई, यहूदी या पारसी नहीं होता वह व्यक्ति हिंदू होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमसे गलत स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, इसमें कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ठीक है, जो व्यक्ति मुस्लिम, संथाल, ईसाई, यहूदी या पारसी नहीं होगा, इनके अलावा जो लोग होंगे वो हिंदू होंगे। दूसरा कह रहा है कि लिंगायत उप संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति को हिंदू माना जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है यहाँ पर देखिए, अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे क्या है, एक धर्मांतरित व्यक्ति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया है उसे वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्थायी अनुष्ठान रीति का पालन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर असत्य कथन जो है वो कौन सा है, तीसरा होगा, क्योंकि ये हिंदू होने के लिए ज़रूरी है भाई, आप उसे बाउंड थोड़ी कर सकते हो अगर उसने धर्म अपना दूसरा कर लिया। और पैसिफिक इन्होंने वो मेन चीज़ें नहीं खोली हैं जो हमारे एक्ट के अंदर बताई गई हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हमारा, यानी कि असत्य कथन पूछे तो असत्य कथन कौन सा है, तीसरा। नेक्स्ट है सीपीसी का, शिल्पिका संहिता की कौन सी धारा के तहत कोर्ट के बाहर विवाद के निपटारे का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी वाला 89। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है कब से लागू हुआ है, तो 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ है देखिए। और जो हमारा न्यू वाला बीएसए है वो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, जिसको 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की कंसर्न मिली थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 है, ठीक है, कि प्रावधानों के अनुसार एक लोक सेवा आयोग संघ के लिए तथा एक लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के लिए, ये बातें कही गई हैं। दूसरा पूछ रहा है इसमें हमसे, संघ के लिए लोक सेवा आयोग यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत हो सकता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इस प्रकार के दोनों ही प्रोविज़न आर्टिकल 315 के अंदर किए हुए हैं। जब आप आर्टिकल 315 पढ़कर देखेंगे तो इसमें आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, कब? तो यहाँ पर देखते हैं कि कब कर सकता है। देखिए, जब वह उसकी उपस्थिति में अपराध करता है, ठीक है, उसकी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध कर रहा है, उसकी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध करता है। सिंपल इसमें फंडा क्या है कि उसकी उपस्थिति में अपराध करता है या फिर वो एक उद्घोषित अपराध, तो ऐसी स्थिति में एक प्राइवेट पर्सन भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। गिरफ्तारी वारंट कब तक लागू रहता है, तो सिंपल सी बात है भाई, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, जो उसे जारी करने वाला कोर्ट उसको रद्द नहीं कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, आयकर अधिनियम का सेक्शन 32 के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्यह्रास की दर कितनी होगी? तो यहाँ पर अतिरिक्त मूल्यह्रास की दर जो है देखिए वो 20% रहेगी, राइट ऑप्शन बी है। 65 कह रहा है कि वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की राशि कितनी है? वार्षिक मूल्य से, पूरे साल के मूल्य के अकॉर्डिंग जो इनकम टैक्स एक्ट होता है उसके सेक्शन 24 में कितनी कटौती की बात की है, तो ये आपके 3/10 के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तार्किकता की जांच पूरी तरह से जांच नहीं, यानी कि जो तार्किकता की जांच होती है, रीजनेबलनेस की जांच होती है, वो निम्नलिखित में से कौन सी जांच नहीं है पूरी तरीके से, तो वो एक तरीके से सब्जेक्टिव जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई। तो ये व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव की बात यहाँ पर की गई, राइट ऑप्शन होगा सब्जेक्टिव, व्यक्तिपरक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधान बनाने की पावर किसको है? तो देखिए जो लॉ बना सकती है पार्लियामेंट बना सकती है। जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है भाग 2 के अंदर है और धारा 5 से 11 तक है, जिसमें 5 से जो 9 तक आप पढ़ेंगे वो सिटीजनशिप के संबंध में बात की गई है और 10-11 जो है वो नागरिकों के संबंध में विधि बनाने की बात करते हैं, जिसमें सेक्शन 11 को पार्लियामेंट को पावर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, ये कह रहा है कि सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रोमिसरी एस्टोपल का फैसला कहाँ पर लिया गया है? तो ये केस है पूर्णामी ऑल मिल्स बनाम केरल राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अनुबंध की यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की निराशा भारत अनुबंध अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की जाती है? यानी कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात यहाँ पर पूछे, ध्यान रखिएगा। निराशा से मतलब है इनका कॉन्ट्रैक्ट और फ्रस्ट्रेशन, तो आप समझ गए होंगे कि फ्रस्ट्रेशन का जो सिद्धांत है वो सेक्शन 56 के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, ये कह रहे हैं कि कर्मचारी मुआवजा 1923 की शेड्यूल सेकंड किससे संबंधित है? उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं? तो जब हम शेड्यूल सेकंड ऑफ द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट पढ़ते हैं 1923, तो उसकी शेड्यूल सेकंड जो है वो डील करती है कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची, यानी कि कर्मचारी की परिभाषा में कौन कौन शामिल होंगे। राइट ऑप्शन है बी वाला। प्रवेश का मतलब आप समझ गए होंगे, प्रवेश का मतलब यहाँ एडमिशन से है, यानी कि स्वीकृति से है। तो ये पूछ रहे हैं कि इसके व्यापक तौर पर वर्गीकरण कितने भागों में इसको किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो कन्फेशन आप जानते हैं वो जो जुडिशियल भी हो सकती है और एक्स्ट्रा जुडिशियल की कैटेगरी में भी आती है। राइट ऑप्शन हो गया डी वाला। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 66 निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? 66 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65A के अंतर्गत द्वितीय साक्ष्य प्राप्त होने के पूर्व नोटिस को दिया जाना चाहिए। दस्तावेज प्रस्तुत करने की सूचना लिखित में होनी चाहिए। CRPC के ऑर्डर जो है हमारा ये 11, नियम और आदेश 11, नियम 45 दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस के प्रकार को निर्धारित करता है। तो देखिए दंड प्रक्रिया संहिता हम यहाँ पर नहीं कह सकते, इन्होंने गलत फिल कर दिया है। ये सिविल प्रक्रिया संहिता है यहाँ पर CPC, क्योंकि ऑर्डर रूल CPC के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 72 का देखें तो इसके सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। नेक्स्ट है, मैक्सिम रेस इप्सा लिक्विडेटर का क्या मतलब होता है? तो रेस इप्सा लिक्विडेटर का मतलब होता है कि वस्तु जो है स्वयं बोलती है, घटनाएं जो है बिल्कुल कैसे बोलती है, स्वयं बोलती हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 106 के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान किया गया था और BSA के सेक्शन 109 में वो चीज़ें आती हैं। अगर हम इसका टाइटल की बात करें, मेन टाइटल क्या कहता है? वो कहता है कि विशेषतः ज्ञात तथ्य के को साबित करने का भार, जिसमें आता है रेस इप्सा लिक्विडेटर की कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें और नॉर्मली आदमी अंदाज़ा लगाता है कि भाई ये इस प्रकार से घटित हुई हैं। नेक्स्ट है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये जस्टिस JS शर्मा के द्वारा की गई थी। 74 का राइट ऑप्शन है सी वाला। नेक्स्ट है कि CRPC की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध कौन कौन से आते हैं? तो सार्वजनिक गलतियाँ, निजी गलतियाँ। तो जो सार्वजनिक निजी गलतियाँ होती हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 हमारी आज की वीडियो का, कि मात्र किसके आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव 15(1) का उल्लंघन माना जाएगा? तो 15 में देखिए महिला पुरुष में जो भेदभाव होगा, सीधी सी बात है वो सेक्स को लेकर किया जाएगा। राइट ऑप्शन है इसका ये वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जिसको 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान रखना 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था? तो यह देखिए मोरारजी देसाई, यहाँ पर पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट आई थी। ये 44वां अमेंडमेंट एक्ट था 44वां, जो कि 1978 में किया गया था।
देखिए सबसे ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें जो ऐड की गई हैं या हटाई गई हैं वो 1976 42वां संविधान संशोधन, जिसे मनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और 44वां। मोस्टली जो चीज़ें 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐड की थी वही फिर यानी कि 44वें 1978 में जो हुआ था अमेंडमेंट में उसमें रिमूव कर दी गई थी। इन दोनों का ज़्यादा से लॉजिक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आरोपी कहता है कि मैं उस हिस्सों को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसी लूट में प्राप्त किया था, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य नहीं होगा। अब अगर उसने ऐसा कहा, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट्स में से 25 पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति के तौर पर कौन सा जो है शामिल नहीं माना जाएगा। यह स्वीकारोक्ति कि वहाँ एक डकैती थी, यानी कि वहाँ क्या हुई, एक डकैती हुई है, स्टेटमेंट। यह स्वीकार करना कि आरोपी ने इसमें भाग लिया, यह स्वीकार करना कि उसे संपत्ति का हिस्सा मिला, ठीक है। इस बार में बयान की संपत्ति कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए अगर 25 के अकॉर्डिंग जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होंगी वो शुरू की तीनों नहीं होंगी, पहला, दूसरा और तीसरा। संपत्ति कहाँ थी वह चीज़ एक्सेप्ट की जा सकती कि संपत्ति कहाँ थी, तो यहाँ पर ऊपर के तीनों जो हैं 25 के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे। कठोर दायित्व के नियम से संबंधित केस है टॉर्ट का इंपॉर्टेंट व रॉयलेंस बनाम फ्लेचर का। अंतिम अवसर का जो सिद्धांत है, द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वॉज लेड डाउन टू, इससे संबंधित मामला जो है हमारा डेविस बना मान का ध्यान रखिएगा। केस लॉज अगर आप एक जगह पर इकट्ठे लिखते चले तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। 82 कह रहा है कि किस केस में यह कहा गया था कि हिंदू दत्तक और मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 25 जो है उसके अंतर्गत जो प्रदत्त अधिकार हैं वो किसी विपरीत संविदा की जगह ले लेंगे, ठीक है। तथ्य क्या था कि डिक्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जब डिक्री पारित की गई तो उस डेट से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 82 का जो राइट केस है वह सेसी अम्मल बनाम थाऊ अम्मल, राइट ऑप्शन है सी वाला। तो भी मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग जो है केस लॉस की लिस्ट बनाते चलें तो फ़ायदा रहेगा। नेक्स्ट भी देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 83 जो बात करता है कि ऑर्डर 4 रूल फर्स्ट के तहत कोर्ट में किस तरह वाद प्रस्तुत जो है किया जाएगा। तो देखिए कैसे किया जाएगा, 2 कॉपी में किया जाएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वाद पत्र की 2 कॉपियाँ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्डर 21 रूल 22 के तहत नोटिस देने में चूक करने पर क्या होगा, तो निष्पादन को रद्द कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑर्डर 21 के रूल 22 को देखेंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ किसी संबंधित व्यक्ति की आधिकारिक क्षमता में किए गए अधिनियम के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है, सीपीसी के सेक्शन 82 के अंतर्गत, यानी कि कब तक एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर सेक्शन सीपीसी के सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग कितने दिन की तुष्टि चाहिए, इतने दिन तक उस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो ये डिग्री की तारीख से जो है 3 महीने की अवधि रहती है। सेक्शन 82 में आप ये लिखेंगे अगर मामला जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। हिंदू विवाह अधिनियम जो है कब से लागू हुआ है, तो ये देखिए 18 मई 1955 से, और जो एडवोकेट एक्ट था वो 19 मई 1961 से। ये चीज़ें देखो आपके 2 क्वेश्चन बड़े नॉर्मली पूछे गए सामने से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सेक्शन 30 में अगर आप देखेंगे तो कौन सी संपत्ति आएगी सेक्शन 30 के अंतर्गत, तो यहाँ पर देखिए तो तारवाड़ आएगी और तवाजी आएगी, दोनों चीज़ें आएंगी सेक्शन 30 के अंतर्गत। राइट ऑप्शन होगा इसका सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, यानी कि जो स्टेट बार काउंसिल होती है उसमें अधिकतम सदस्य कितने होंगे, तो 25 होंगे। समय के साथ देखिए चीज़ें कुछ अपडेटेड क्वेश्चन होता है जो बदलते रहते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि जो हमारा SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 उसमें क्या क्या शामिल है, तो वहाँ पर देखिए 8 अध्याय हैं, इसके अंतर्गत 44 धाराएं हैं। देखिए जितना ये जो हमारा AIB का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 जो है जितना टफ है उतने ही इजी लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें रखे हुए हैं। एक जनहित याचिका दायर करें, ठीक है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक जनहित याचिका दायर करें जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में, ठीक है, कैसी होनी चाहिए, वो सार्वजनिक हित में होनी चाहिए, लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए। इन शब्दों का मीनिंग क्या है, अगर वो जाहिर तो हो रही है ऐसी जैसे कि वो सार्वजनिक है लेकिन वास्तव में उसमें पर्सनली या फिर निजी हित शामिल है, तो अब क्या होगा।
जनहित की सुरक्षा के लिए सिर्फ जनहित याचिका दायर करना, सार्वजनिक और निजी दोनों हितों की सुरक्षा के लिए जारी कर सकते हो, केवल निजी हितों की सुरक्षा के लिए कर सकते हो, जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा की मांग करते हुए पीआईएल दायर करना। तो इस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं। राइट ऑप्शन है डी वाला। नेक्स्ट पूछा है 91, तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम देखिए क्या होगा। केसों का बोझ बढ़ेगा, बिल्कुल। अगर छोटे छोटे मामलों में पीआईएल डाली जाने लगी तो क्या होगा भाई, केसेस का लोड बढ़ जाएगा, संसाधनों का अपव्यय होगा, बेफालतू में लोग जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज का ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है अन्य वास्तविक मामलों की सुनवाई के लिए कम, मतलब जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केसेस होते हैं उनको सुनने का टाइम कब मिलेगा। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, ये सारे ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, इसमें बात की गई है जेड अपने पागलपन के दौरान, ठीक है, यानी कि जो जेड है वो पागल है, ठीक है, उसी पागलपन के दौरान वो एक्स को मारने का प्रयत्न कर रहा है। एक्स ठीक है बट जेड पागल है। क्या जेड किसी अपराध का दोषी है? तो अगर आप नॉर्मली देखो तो जेड तो किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, ठीक है। क्या एक्स को निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता यदि स्वस्थ चित्त होता? अब ये कहने का मतलब क्या है कि भाई वाई तो क्या है, पागल है, जेड तो सॉरी क्या है यहाँ पर, पागल है, एक्स तो ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर जेड जो है एक्स को मारने की कोशिश करता है तो क्या एक्स को वही सारे सेल्फ डिफेंस प्राप्त होंगे जो यदि जेड स्वस्थित होता तो एक्स को प्राप्त होते? तो देखिए यहाँ पर एडॉप्शन क्या बताया गया है, अगर जेड ने आईपीसी के सेक्शन 98 के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और यदि जेड पागल है तो एक्स को निजी बचाव का समान अधिकार है। आईपीसी के सेक्शन 98 के अनुसार एक्स ने अपराध किया है और एक्स को निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है। जेड ने अपने दिमाग का इस्तेमाल न करने का अपराध किया है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप ये देखो कि इसमें आपको कौन सा राइट ऑप्शन लग रहा है भाई, बी वाला बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसको राइट है, सी वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये कहना क्या चाहते हैं कि जेड ने आईपीसी की धारा 98 के अकॉर्डिंग कोई अपराध नहीं किया है और यदि जेड पागल है तो एक्स को निजी बचाव का समान अधिकार है। तो देखो अगर हम कुछ हद तक देखें तो हमें जो है ऑप्शन ए राइट तो है बट बिल्कुल ये पूरी तरीके से राइट नहीं है। इसमें अगर राइट ऑप्शन होगा तो वो डी होगा कि उपरोक्त में से इसका कोई सा भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 98 जो दे रहा है जेड पागल है, बट जेड पागल है तो उसको बचाव 98 नहीं देता, 84 दे रहा है, ठीक है। तो जेड ने आईपीसी की धारा 98 के अकॉर्डिंग कोई अपराध नहीं किया और यदि जेड पागल है तो एक्स को निजी बचाव का समान अधिकार है। तो अगर मेन प्रोविजन देखें तो यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है उसका डी, कि उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, जो गिरफ्तारी से और आपका डिटेन से अरेस्ट डिटेन के संबंध में संरक्षण की बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है, तो वो जो है आर्टिकल 22 है, ठीक है। 21 जो है वो राइट टू लिबर्टी की बात करता है, जीवन जीने का अधिकार की, और 21A जो है राइट टू एजुकेशन की बात करता है। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि 300A जो संपत्ति का अधिकार था उसको किस में ऐड किया गया? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, नॉर्मल सी बात है। ये क्वेश्चन देखो कितना इजी पूछा गया, किसके शासनकाल में हुआ ये? तो मोरारजी देसाई भाजपा सरकार थी। और कौन सा अमेंडमेंट था? 44वां। 1978 में किया गया था, 1978 में। नेक्स्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत, ठीक है, अनुप्रयोग अधिनियम 1937 की निम्नलिखित में से किस सेक्शन को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा संशोधित किया गया था? तो सेक्शन 5 जो है इसके द्वारा, यानी कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ना इसकी, ठीक है, इसको धारा 5 मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम की धारा 6 द्वारा संशोधित भंग किया गया था, ठीक है, धारा 6 यानी 5, यानी कि इस क्वेश्चन का मेनली इनके कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है अनुप्रयोग अधिनियम 1937 की धारा 5 को जो है, ठीक है, इनके इस एक्ट के सेक्शन 5 को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के सेक्शन 6 के द्वारा संशोधित किया गया था, अमेंड किया गया था। आईपीसी के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग चोट जो शब्द है, ठीक है, कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंग? इंजरी शब्द किसी भी व्यक्ति को अवैधिक रूप से हुई किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है
कैसी हानि होगी? तो इसमें देखिए सभी प्रकार की इंजरी होगी। बट आपको हम यहाँ पर यह बता दें, भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग चोट, इंजरी शब्द, तो देखिए 53 में इंजरी शब्द को मोस्टली शब्द किसी भी व्यक्ति को अवैधिक रूप से किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है। तो इंजरी शब्द को जो है, क्षति शब्द को जो है वो 54 में नहीं, 53 में नहीं दर्शाया गया आईपीसी में, 44 के अंतर्गत दर्शाया गया है। 53 में तो पनिशमेंट्स के टाइप बताए गए हैं जिसमें चोट नहीं आती। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है देखिए मिस्टेकेबल हैं। चोट को, इंजरी को, क्षति को जो है कहाँ दर्शाया गया? 44 में बताया गया। 53 के अंतर्गत तो दंड के प्रकार बताए गए, जिसमें कि आपका मृत्युदंड और आपका आता है आजीवन कारावास, कारावास, जुर्माना और संपत्ति का संपरण। तो यहाँ पर उन्होंने सेक्शन देखिए गलत खोला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 465 के तहत किया जा सकता है? 465 के तहत पूछा इन्होंने। सीआरपीसी के सेक्शन 195 और 340 का पालन किए बिना शिकायत का मनोरंजन करना। ठीक है, एक मामले में लिए गए साक्ष्य को दूसरे मामले में पढ़ना और फिर से लिखना। 465 की बात कर रहे हैं। अभियुक्त की अनुपस्थिति में गवाह की जांच करना। 252(2) का गैर अनुपालन करना। तो यहाँ पर देखिए 465 के तहत जो मामला आता है, बी राइट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन डे नोवा मुकदमे के लिए सही है? जो डे नोवा का मुकदमा था उसके लिए कौन सा कथन सही है? ठीक है, प्रक्रिया में चूक या अवैधता भले ही यह वाद के मूल को प्रभावित न करे, डे नोवा मुकदमे का आधार बन सकता है। एक डे नोवा मुकदमा अंतिम उपाय होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है बी वाला। यह क्या होना चाहिए? अंतिम उपाय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है हमारा 99 वाला, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में LARR एक्ट द्वारा कितने प्रभावित परिवारों की सहमति की अनिवार्य? तो 70%। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे क्वेश्चन आ चुका, अभी हम 2 ही पढ़े थे, 18 या 17 वगैरह। आप उन्हें देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी। तो कितनी से करेगी? 40% से। वो कंपनी कैसी नहीं? घरेलू कंपनी नहीं, डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारे AIB 17 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर वो स्टूडेंट, हर वो कैंडिडेट जो कि AIB 90 देना चाहता है उस तक ये सारे पेपर पहुंच सके। धन्यवाद एंड थैंक यू।